जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग, इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, ताजा जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। स्पर्श से आ रहे हैं मैसेज पेंशनर के पास। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से पेंशनर के फोन पर मैसेज आ रहे हैं या फिर मेल पर मैसेज आ रहे हैं कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है। तो दोस्तों, जैसे ही पेंशनर स्पर्श पे लॉगिन करते हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाते हैं, तो वहां पर उनको कोई पीपीओ नहीं दिखता, ना ही कोरिजेंडम पीपीओ, ना ही स्पर्श का पीपीओ। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? क्या स्पर्श आपको बेवकूफ बना रहा है? क्योंकि पहले तो उसने मैसेज दे दिया कि आपका हॉरिजॉन्टल पीपीओ जनरेट हो गया है, तो कृपया करके आप वहां जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप स्पर्श पे आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई पीपीओ नहीं मिलता। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। इतनी जल्दी हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू नहीं होगा। वहां पे मैसेज तो आपके पास आ गया, जनरेट होने गया, लेकिन वो जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। या तो आप फिर शिकायत भी डाल सकते हैं, या तो आप शिकायत डाल दीजिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आया लेकिन पीपीओ वहां पे शो नहीं हो रहा, तो स्पष्ट आपको फिर क्लैरिफाई करेगा। या फिर आप वेट भी कर सकते हैं, थोड़े टाइम बाद आपका पीपीओ वहां पे शो हो जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल पीपीओ या फिर स्पर्श पीपीओ। क्योंकि बहुत से पेंशनर हैं जिनका मैसेज तो आया है लेकिन पीपीओ वहां पे शो नहीं हो रहा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए किन पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर को पैसा नहीं देना? जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो एफएमए ले रहे हैं, 1,000 रुपए ले रहे हैं पेंशन पे। अब वो जाना चाहते हैं ईसीएचएस में, ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं। जो उनका पैसा है 1,000 रुपए, उसे बंद कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कितने पेंशनर है, फैमिली पेंशनर हैं जो ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं और जिन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है ईसीएचएस में? दोस्तों, इसमें है वार विडोज और फिर है इसमें वार डिसेबल्ड पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट मेंबर्स। यानी इन पेंशनर्स को, इन फैमिली पेंशनर्स को और उनके डिपेंडेंट मेंबर्स को पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर वो ईसीएचएस में जाना चाहते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, इसमें वार विडोज है, इसमें वार डिसेबल्ड पेंशनर्स है और उनके डिपेंडेंट मेंबर्स है। और दोस्तों, इसमें एक और कैटेगरी है, 1 जनवरी 1996 से पहले जो आए हैं पेंशनर्स, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर वो ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं। यानी 1 जनवरी 1996 से जो पहले आए। फिर दोस्तों, अब इसमें कितना पैसा आपको देना पड़ता है, जरा मैं आपको यह भी समझा देता हूं। दोस्तों, इसमें सिपाही से लेके हवलदार तक और इसी के इक्वल नेवी में और एयरफोर्स में कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं? 30,000 रुपए, 30,000 आपको देना पड़ता है, सिपाही से लेके हवलदार तक, और इसी के इक्वल नेवी में रैंक और एयरफोर्स में रैंक। फिर दोस्तों, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, और फिर इन्हीं के इक्वल नेवी और एयरफोर्स में, या फिर ऑनरी नायब सूबेदार, फिर एमएससीपी नायब सूबेदार, या फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। इनको देना पड़ता है 67,000, 67,000 देना पड़ता है अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं। फिर दोस्तों, जो ऑफिसर्स हो गए वो देते हैं पैसे 1,20,000, 1,20,000 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए। अब दोस्तों, इसके वार्ड भी लिखे हुए हैं कि अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको कौन सा वार्ड दिया जाता है। दोस्तों, सिपाही से लेके हवलदार तक इनको मिलता है जनरल वार्ड, फिर नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी नायब सूबेदार, एमएससीपी नायब सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको मिलता है सेमी प्राइवेट वार्ड, इनको मिलता है सेमी प्राइवेट वार्ड। और जो ऑफिसर्स हो गए इनको मिल रहा है फिर प्राइवेट वार्ड, इनको प्राइवेट वार्ड यहां पे मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फरवरी 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआई में देरी। जैसा आपको पता है, अभी तक, आज की डेट तक आपको फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा नहीं मिल पाया है श्रम ब्यूरो की साइट पे, अभी वो अवेलेबल ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसका असर कैसे पड़ रहा है जरा ये भी समझ लेते हैं। तो क्या इसका असर कर्मचारियों पे, पेंशनर पे, या फिर जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर है, क्या उस पर भी पड़ता है? पड़ता है दोस्तों, ये मैं आपको आगे समझाता हूं। जैसा आपको पता है, फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है।
कर्मचारियों के लिए आईडीए, जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनके आईडीए पर असर पड़ता है। आईडीए क्या होता है दोस्तों? ये होता है इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, जो पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी है उनको मिलता है, जो केंद्र सरकार के हैं। अब जब तक फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा जारी नहीं होगा, जब तक उनको आईडीए नहीं मिल पाएगा, जब तक इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस की गणना नहीं हो सकती, जब तक कि फरवरी 2024 का आंकड़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका सीधा असर जो कर्मचारी है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई है, उन पर यह असर पड़ता है, क्योंकि उनका आईडीए कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, जब तक कि फरवरी 2024 से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा नहीं आता। फिर दोस्तों ये कर्मचारी 1 अप्रैल 2024 से अपने आईडीए में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है इसकी भी कैलकुलेशन होती है, और ये होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। जैसे कि फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आ जाएगा, उसी के बेस पर इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस की कैलकुलेशन होगी, और फिर इसका बेनिफिट मिलेगा पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को। जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आंकड़ा तो आया नहीं फरवरी 2024 का, इसलिए इसका भी फायदा इनको नहीं मिल पाया। फरवरी 2024 के आंकड़े जारी ना होने का प्रभाव, जैसा मैंने आपको बताया, फरवरी 2024 का जो आंकड़ा नहीं आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो उसका असर कैसे पड़ेगा यह भी जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जिन्हें आईडीए मिलता है, मैंने आपको यह बता दिया, पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉय है जिनको इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस मिलता है, तो उस पर असर पड़ता है, उस पर असर पड़ा है, क्योंकि फरवरी 2024 का आंकड़ा अभी तक नहीं आया। फिर दोस्तों जुलाई 2024 से मिलने वाले डीए पर सवाल। जी हां दोस्तों, जब तक कि फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा नहीं आएगा, जब तक कि जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर भी हमको नहीं पता लगेगा, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसा आपको पता है हर एक साल जो 2 बार बढ़ता है वो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही बढ़ता है, हर एक महीने जो आपका आता है। लेकिन जब तक हमें फरवरी का नहीं मिलेगा, जब तक कि जुलाई 2024 से मिलने वाला डीएडीआर कंफर्म नहीं होगा। फिर दोस्तों आईडीए इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस की गणना नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जब तक कि फरवरी 2024 का आंकड़ा नहीं आएगा, तो उसी के हिसाब से फिर इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस की भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, और इसका फायदा पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी है उनको नहीं मिल पाएगा। फिर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट नोट है लास्ट में, क्यों नहीं जारी हो रहा फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा, क्या वजह है दोस्तों? इस पे श्रम मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, कुछ नहीं कहा है कि किस वजह से देरी हो रही है। फरवरी का डेटा जारी करने में देरी का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, किस वजह से देरी हुई, किस वजह से अभी तक हमको नहीं मिल पाया फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा, इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है श्रम ब्यूरो द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा। तो इसलिए हमें अभी वेट ही करना पड़ेगा, इंतजार ही करना पड़ेगा कि कब श्रम मंत्रालय द्वारा, श्रम ब्यूरो द्वारा हमें फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा देखने को मिलेगा। इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है, कब तक हमें मिल पाएगा अभी ये क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।